हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का टॉपिक की डिस्कशन जो हमारी चल रही है उसके अंदर जो आज हम प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर या हेजिंग बोल देते हैं। इसको एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है बेसिकली। इसको बैंक्स वॉर लिमिट या एलईआर लिमिट्स के नाम से भी कई बैंक्स में इसको लिखा जाता है। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट का मोटिव ये है कि जो फॉरवर्ड एक्सचेंज है यानी कि जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर्स है, यूरो है, पाउंड है, कोई भी फॉरेन करेंसी है जो आपको फ्यूचर में मिलनी है या जो आपने पे करनी है, अगर उसका करेंसी की जो वैल्यू में फ्लक्चुएशन होती है, कभी डॉलर 75 का हो जाता है, कभी 78 का हो जाता है, कभी 72 का। तो जो ये फ्लक्चुएशन है, इस फ्लक्चुएशन के रिस्क को अपने आप को जो कवर करना है हम लोगों ने, उस रिस्क को कवर करने के लिए जो फैसिलिटी ऑफर करी जाती है वो है फॉरवर्ड एक्सचेंज फैसिलिटी। फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर या फॉरवर्ड कवर फैसिलिटी, अलग अलग नाम से इसको जाना जा सकता है। तो आज हमने डिटेल्ड डिस्कशन इस फैसिलिटी के बारे में ही करनी है अपने पास। तो लेक्चर थोड़ा लेंथी रह सकता है क्योंकि मैं बारीकियों को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर जो जो भी पॉइंट्स होते हैं वो मैं सारे वन बाय वन आपको क्लियर करवाऊंगा। तो एज ऑलवेज जो हमारा मोटिव होता है किसी भी टॉपिक में जो हम स्टडी करते हैं, उसको पहले तो अभी हम अच्छा खासा टाइम लगा के इसका मीनिंग, कंसेप्ट, कैसे वर्किंग होती है इसकी, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, कैसे हेजिंग होती है, तो ये सारा चीज हम समझने वाले हैं पहले मीनिंग एंड कंसेप्ट के अंदर। उसके बाद एक इसके अंदर टॉपिक आता है जो काफी लोगों को समझ में नहीं आता प्रैक्टिकली, कि इनिशियल मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन या मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन, जिसको हम एमटीएम भी बोल देते हैं। ये क्या चीज होती है, ये काफी लोगों को क्लियर नहीं हो पाती चीजें। आज इसके बारे में भी विद एग्जांपल्स हम इस चीज के बारे में भी डिटेल डिस्कशन अपने पास रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट्स के साथ। मीनिंग एंड कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, मीनिंग एंड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, कोई किसान है जो फॉर एग्जांपल ऑनियन की खेती करता है, अनियन की खेती करता है कोई किसान। तो जो प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट जैसे उसने आज उसको ऑनियन की बिजाई जो उसने बीजना होता है उसको कर दिया, तो जब उसको हार्वेस्ट वो करेगा कुछ महीनों के बाद, तो उसको ये नहीं पता होगा कि इसका उस टाइम क्या प्राइस चल रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आज अनियन 20 रुपए का है, तो उसको ये उम्मीद है कि मेरा अनियन 20 रुपए का बिक जाएगा, और 20 रुपए का बिकेगा तो मैं इससे जो कमाई करूंगा उससे मेरा परिवार जो है 2-4 महीने तक आराम से खाना खा सकता है। तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो अनियन का प्राइस रह गया 15 रुपए। हार्वेस्टिंग के टाइम के अराउंड इसका प्राइस रह गया 15 रुपए। तो ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको कोई मतलब उसको थोड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझने के लिए। तो 15 रुपए प्राइस रह गया। तो जब 15 रुपए प्राइस रह गया, तो जब उसको हार्वेस्टिंग के टाइम इसका प्राइस मिलेगा वो 15 रुपए मिलेगा। तो 15 रुपए में तो उसकी कॉस्ट जो उसने उसकी लागत थी, कॉस्ट थी, वही उसकी पूरी पूरी हो रही है। तो इसको डर है कि मेरा अगर कल को प्राइस कम हो गया तो मैं तो बहुत ज्यादा लॉस में चला जाऊंगा, मेरे को तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब सिमिलरली एक फैक्ट्री या कोई आप लगा लो कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जो कोई फूड प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, जो फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, कोई फूड के साथ रिलेटेड आइटम कोई भी आप लगा लीजिए, उसका काम करती है, जिसमें अनियन यूज होता है, जिसमें अनियन यूज होता है। तो ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि जो ये अनियन है ये डायरेक्टली क्या करते हैं, ये फार्मर से बाय करते हैं, डायरेक्टली ये फार्मर से बाय करते हैं। तो जब इसकी बिजाई का टाइम था तो ये 20 रुपए का अनियन था, ठीक है। तब जब हार्वेस्टिंग का टाइम था, जब इनको अनियन बल्क में परचेज करना है, तो इनको अभी तो इनका 20 रुपए के हिसाब से कॉस्टिंग ठीक बैठ रही है, क्योंकि अनियन इनके फाइनल प्रोडक्ट में डालेगा और उसके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग उसी के हिसाब से डिसाइड होगी। तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो फॉर एग्जांपल ये अनियन पहुंच गया 25 रुपए का, तो ये अनियन पहुंच गया 25 रुपए का। तो इनको तो बहुत ज्यादा लॉस भी आ गया, क्योंकि इनको वही जो चीज थी, जो प्रोडक्ट था, जो इन्होंने कॉस्टिंग अपने प्रोडक्ट की निकाली थी, जो प्रोडक्ट उनका 20 रुपए की कॉस्टिंग में इनपुट जिसका आना था, वो 25 रुपए की कॉस्ट से आ रहा है। और मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है, मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ये अपने फाइनल प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस को इसके अकॉर्डिंग उतना चेंज नहीं कर पा रहे, फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं चेंज कर पा रहे। इनका अगर इनपुट कॉस्ट 20 रुपए का था, फाइन अब 25 रुपए का हो गया है, तो इनको अभी
फाइनल प्रोडक्ट का 5 रुपए का बैंडविड्थ बढ़ाने का इनके पास नहीं है, तो इनको इनपुट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से इनके प्रॉफिट्स का क्या हो रहा है, लॉस हो, प्रॉफिट्स इनके कम हो गए हैं, इनको लॉस वाली साइड देखना पड़ रहा है। तो जो दोनों साइड की पार्टीज होती हैं, जो ये पार्टी जो होगी ये होगी सप्लायर, या जिसको हम बोल देते हैं सेलर, कि जिसके पास प्रोडक्ट है जिसने उसको बेचना है, ये है बायर जिसने प्रोडक्ट को क्या करना है, बाय करना है। तो दोनों को प्राइस की एडवर्स मूवमेंट का फ्यूचर की डेट में रिस्क रहता है कि फ्यूचर में जब हमको प्रोडक्ट चाहिए होगा, आज की डेट में तो जो प्राइस है वो तो है, पर फ्यूचर में क्या प्राइस होगा वो क्या हमारे एडवर्स ना हो जाए, तो इस चीज का इनको रिस्क रहता है। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, फार्मर और ये फैक्ट्री वाले आपस में एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये आपस में एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं दोनों के दोनों। अब उस रिटर्न एग्रीमेंट में ये क्या करते हैं कि उसमें ये टर्म्स डिसाइड कर लेते हैं, उसके अंदर ये टर्म्स डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जब हार्वेस्ट का टाइम आएगा आफ्टर, यानी फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स जो फार्मर है वो फॉर एग्जांपल 1000 टन ऑफ अनियन एट द रेट ₹20 पर केजी सेल करेगा इन फैक्ट्री वालों को, ये फैक्ट्री वालों को। तो ऐसे करके ये कॉन्ट्रैक्ट में अपने टर्म्स को तय कर लेते हैं। तो जब ड्यू डेट आती है तो ये फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये 1000 टन ऑफ अनियन जो है इसको सप्लाई करने पड़ेंगे फैक्ट्री वाले को, और फैक्ट्री वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको ये 20 रुपए के ऊपर ही बाय करने पड़ेंगे, चाहे उस दिन प्राइस 15 रुपए हो, चाहे उस दिन प्राइस 25 रुपए हो, जो मर्जी प्राइस हो, इसको 20 रुपए के अंदर ही इसको बाय करना पड़ेगा। तो ये जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट, फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट। अब फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट का क्या मीनिंग हो गया, फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट का मीनिंग हो गया कि हमने फ्यूचर पीरियड के लिए अपने आप को कवर कर लिया, फ्यूचर के जो फ्लक्चुएशंस थी उसको हमने कवर करने के लिए जो एग्रीमेंट बनाया उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट। तो जो फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट रहता है तो इसको पार्टीज जो बनाती हैं वो दो रेट्स को ध्यान में रख के बनाती हैं। देखिए कि दो रेट्स होते हैं, एक तो होता है स्पॉट रेट, एक होता है फॉरवर्ड रेट। एक होता है स्पॉट रेट, एक होता है फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट जो होता है वो होता है टुडेज रेट। जैसे आज 1 अगस्त 2021 है, तो आज की डेट में क्या रेट चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट होता है फ्यूचर का रेट। फॉरवर्ड रेट जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर का रेट, कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा होगा। ये फ्यूचर का रेट हम कब देखते हैं, ये देखते हैं आज, कि जैसे आज 1 अगस्त है, आज 1 अगस्त 2021 है तारीख, तो हम देखते हैं कि 3 मंथ्स, आज से 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है। 3 महीने बाद यानी हो गए अपने अगस्त सितंबर अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2021 का फॉरवर्ड रेट अनियंस का क्या है, फॉर एग्जाम्पल 21 रुपए है। 6 मंथ्स का क्या है, 6 मंथ्स यानी कि आ गया अराउंड अपना 31 जनवरी 2022, तब का क्या रेट है, फॉर एग्जाम्पल 23 रुपीज। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट वो होते हैं जो हम आज की डेट में बैठ के देखते हैं फ्यूचर के पीरियड के, कि फ्यूचर के पीरियड में क्या रेट चल रहा होगा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। जो स्पॉट रेट होते हैं वो तो आज की तारीख का ही रेट होता है, कि अगर आज की तारीख में आपको जाके उसको बाय या सेल करना होगा तो आज की तारीख में आपको क्या रेट मिलेगा। फॉरवर्ड रेट होता है कि अगर आपको आज की डेट में कोई एग्रीमेंट बुक करना है 31 अक्टूबर का, तो आप किस रेट पे बुक करेंगे, बट ये एग्रीमेंट मैच्योर कब होना है, 31 अक्टूबर को आपको बाय और सेल की जो ट्रांजैक्शन करनी है वो कब करनी है, 31 अक्टूबर 2021 को या 31 जनवरी 2022 को। जब प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है हमारे पास, प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या रहता है कि जो स्पॉट रेट्स होते हैं वो भी विद इन द डे चेंज होते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी 12:30 बजे हैं, अभी तो चलो मार्केट बंद है, 12:30 बजे हैं, तो 12:30 बजे अनियन का रेट फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए है। अगर आप शाम को 4 बजे पता करने गए तो फॉर एग्जाम्पल उस टाइम अनियन का रेट 19 रुपए 80 पैसे हो, राइट। तो विद इन द डे भी ये रेट्स चेंज होते रहते हैं, तो वो तो आपको देखना पड़ता है कि आपको किस टाइम डील स्ट्रक्ट करनी है।
तो अनियन तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसमें जैसे आयरन प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप लगा लीजिए, तो ये प्रोडक्ट्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो सिमिलरली जो फ्यूचर के जो फॉरवर्ड के जो प्राइसेस हैं वो भी आपके चेंज हो जाते हैं डेट्स के हिसाब से। अगर आप 1 तारीख 2021 को चेक कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग प्राइस मिलेगा। अगर आप 2002 अगले कल को बैठ के चेक करेंगे कि फॉरवर्ड फ्यूचर का रेट क्या बन रहा है 3 महीने बाद का, 6 महीने बाद का, वो माइट भी डिफरेंट हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो ये भी फ्लक्चुएट हो जाते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। तो जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ली थी अपनी स्लाइड के अंदर फार्मर की और फैक्ट्री की, फार्मर और फैक्ट्री की जो हमने एग्जांपल ली, इसके अंदर अगर हम इस एग्जांपल में एक छोटा सा चेंज कर दें, देखिए फार्मर क्या था, फार्मर वो था जो बंदा सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, और फैक्ट्री क्या थी, जो प्रोडक्ट को क्या कर रही है, बाय कर रही है। अगर यहाँ पे मैं फार्मर को क्रॉस करके यहाँ पे बना दूं एक एक्सपोर्टर है, यहाँ पे मैं बना दूं कि एक एक्सपोर्टर है, यहाँ पे बना दूं कि एक इंपोर्टर है, ठीक है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, ये दो बंदों को मैं यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देता हूँ। एक्सपोर्टर को क्या होना है कि इसको $1,00,000 मिलने हैं, इसने एक्सपोर्ट किया, इसको $1,00,000 की पेमेंट आनी है 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स $1,00,000 की पेमेंट आनी है। ये इंपोर्टर है भाई साहब, इसने $1,00,000 की जो $1,00,000 की जो पेमेंट है वो 3 महीने के बाद करनी है। जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो $1,00,000 इसके पास आने हैं, इसको $1,00,000 चाहिए, ठीक है। इसको डर है कि $1,00,000 का जो डॉलर का प्राइस है, जो $1 है आज की डेट में 75 रुपीज का है, इसको डर है कि 3 महीने बाद जो है, अभी तो मतलब 75 रुपए के हिसाब से इसको 75 लाख रुपए आने हैं इंडियन रुपीज, इसको डर है कि ये कहीं कम ना हो जाए, कहीं 75 से लोअर ना चला जाए, 74 ना हो जाए, 73 ना हो जाए, कुछ भी लगा लीजिए। तो जितना कम होता जाएगा उतना इसको लॉस बढ़ता जाएगा। ये इंपोर्टर है, इसको $1,00,000 की पेमेंट करनी है। आज जो डॉलर का भाव है वो है 75 रुपए का, इसको पता है कि मैंने 75 लाख रुपए आज की डेट में देने हैं। अब इसको फ्यूचर में डर है कि कहीं डॉलर का भाव बढ़ ना जाए, कहीं $1 3 महीने के बाद ऐसा ना हो कि 76 रुपए का हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये 77 का हो। जितना बढ़ता जाएगा इसको रिस्क बढ़ता जाएगा ज्यादा पेमेंट करने का, क्योंकि इसके रुपीज, इंडियन रुपीज उस सिनेरियो में ज्यादा लगेंगे। तो दोनों पार्टीज अपने अपने डर में बैठी हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं। इसके पास डॉलर आने हैं, इसको डॉलर चाहिए, तो फिर ये आपस में एग्रीमेंट करते हैं, ये आपस में दोनों लोग एग्रीमेंट करते हैं। एक्सपोर्टर कहता है कि मैं तेरे को $1,00,000 जो है वो सप्लाई करूंगा, $1,00,000 सप्लाई करूंगा 3 महीने बाद इस रेट पे, फॉर एग्जांपल $1.75, इस रेट में तेरे को सप्लाई करूंगा और तू मेरे से इतने रेट में बाय करेगा, चाहे उस दिन का स्पॉट रेट, यानी कि उस दिन जो एक्चुअल रेट है वो चाहे कुछ भी हो, तो हम लोग इस चीज पे ही बाय सेल करेंगे एक दूसरे के साथ। इन्होंने फ्यूचर इसको कवर कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट, फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट। ये किसके लिए किया इन्होंने फॉरेक्स प्रोडक्ट के लिए किया, फॉरेक्स एक्सचेंज के लिए किया, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट करेंसी वाले सिनेरियो में, राइट। तो अब हमने क्या समझना है कि जो ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझाई, जो ये सारी ट्रांजैक्शन मैंने आपको करवाई कि भाई ये एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है, और इस ट्रांजैक्शंस के बीच में रिस्क किस चीज का रहता है। देखिए रिस्क क्या, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। जो उस रिस्क को हम टेक्निकल नाम देते हैं, उसको रिस्क को टेक्निकल नाम देते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। टेक्निकल नाम हम क्या देते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क। देखिए ध्यान से समझिए काउंटर पार्टी रिस्क कैसे है। देखिए काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी जो पार्टी है, एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, दोनों में से कोई भी पार्टी अपने एंड की जो इनकी ऑब्लिगेशन है, एक्सपोर्टर की ऑब्लिगेशन है कि उसने $1,00,000 इंपोर्टर को बेचने हैं 75 रुपीज के हिसाब से, इंपोर्टर की ऑब्लिगेशन है कि उसको 75 रुपीज के हिसाब से उसको खरीदना है। तो दोनों पार्टीज बाउंड है इस एग्रीमेंट के तहत कि हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी अपनी एंड की ऑब्लिगेशन निभाना नहीं चाह रही, एग्रीमेंट तो कर लिया
बट अपने एंड की जो ऑब्लिगेशन है वो निभाना नहीं चाहते, तो उसको बोलता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी मीन्स दूसरी पार्टी का रिस्क, कि सामने वाली पार्टी कहीं अपनी जिम्मेवारी निभाने से मुकर ना जाए, कहीं अपने बैकआउट ना हो जाए अपने कमिटमेंट से, तो उसको बोलता है काउंटर पार्टी रिस्क। तो काउंटर पार्टी रिस्क को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंटेंशनल रिस्क हो गया, एक होता है अनइंटेंशनल रिस्क। फॉर एग्जांपल कि इंपोर्टर ने $1,00,000 बाय करने का एग्रीमेंट किया था 75 रुपए के हिसाब से। 3 महीने बाद पता लगा कि भाई ये जो इंपोर्टर है वो ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये खत्म हो गया बिल्कुल, इसके पास व्यापार ही नहीं रहा। तो ये अपनी ऑब्लिगेशन कैसे मीट कर पाएगा? तो मीट नहीं कर पाएगा ना। तो मीट नहीं कर पाएगा तो दैट मीन्स काउंटर पार्टी रिस्क तो है ही, बट ये थोड़ा अनइंटेंशनल टाइप का रिस्क है कि उस टाइम नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है 3 महीने के बाद, तो पर वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो वो अब अपने एंड की ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाएगा। बट रिस्क तो रिस्क ही है ना, एग्रीमेंट तो ब्रेक हो ही रहा है ना, एक्सपोर्टर को तो इस चीज से नुकसान हो ही रहा है ना। ये तो होता है अनइंटेंशनल वाला। इंटेंशनल रिस्क क्या रहता है? इंटेंशनल रिस्क देखिए आप खुद ही समझ आएंगे। देखिए एक्सपोर्टर को पता है कि आज डॉलर 75 रुपए का है, एक्सपोर्टर को पता है कि आज डॉलर 75 रुपए का है, उसको डर है कि फ्यूचर में इसका रेट कम ना हो जाए, ठीक है। तो उसने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं 3 महीने बाद आपको $1.75 रुपए के हिसाब से $1,00,000 सप्लाई करूंगा। अब मैं 3 महीने बाद का स्पॉट रेट आपको बताता हूँ कि जब 3 महीने बीते, तो जब इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने की ड्यू डेट आई, तो वह एक्सपोर्टर ने बोला, तब एक्सपोर्टर ने देखा कि जो $1 का प्राइस है वो तो 80 रुपए है, $1 का प्राइस जो है वो 80 रुपए है। उसके दिमाग में मेलाफाइड इंटेंशन आ गई, गलत इंटेंशन आ गई कि भाई मैं तो 75 लाख रुपए के हिसाब से इसके साथ एग्रीमेंट करके बैठा हुआ हूँ, 75 रुपए के हिसाब से अगर मैं अब मार्केट में बेचने जाऊं, मैं तो सेम $1,00,000 तो 80 रुपए के हिसाब से बेच सकता हूँ, राइट। तो मेरे को तो नुकसान हो रहा है $5 रुपए पर डॉलर का। तो इसके दिमाग में मेलाफाइड इंटेंशन, खराब इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन आ सकती है कि मैं अपने एंड की ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करूंगा, मैं इसको सप्लाई नहीं करूंगा, मैं एग्रीमेंट को ब्रेक कर दूंगा। तो उल्टा सर्कमस्टांस क्या होएगा इंपोर्टर के मन में? इंपोर्टर देखता है कि मैंने 75 रुपए के हिसाब से डॉलर खरीदने का वायदा कर लिया, जब ड्यू डेट आई तब देखा कि $1 जो है वो तो 70 रुपए का है। तो वो इंपोर्टर के मन में भी मेलाफाइड इंटेंशन आ सकती है कि भाई 75 रुपए के हिसाब से प्रॉमिस किया था, मैं तो 75 लाख रुपए दे रहा हूँ, कहाँ अब प्राइस 70 रुपए के करीब है, अगर मैं एग्रीमेंट ना करता तो कहाँ मेरे को 70 लाख रुपए देने पड़ते, तो मैं तो नुकसान में हूँ। तो इसके दिमाग में भी अगर मेलाफाइड इंटेंशन आ सकती है कि भाई मैं अपने एंड की ऑब्लिगेशन को पूरा ना करूं, तो जो ये वाली इंटेंशन है इसको हम बोल देते हैं इंटेंशनल इशू। तो दूसरा बोल देते हैं अनइंटेंशनल इशू। है दोनों ही काउंटर पार्टी रिस्क, है दोनों ही काउंटर पार्टी रिस्क। हमको अपने किसी असेसमेंट में इन दोनों चीजों से कोई मतलब नहीं है, इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है। अपने को तो ये पता होना चाहिए कि काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व रहता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, राइट। तो अब हमने समझना है कि इस काउंटर पार्टी रिस्क को हम रिजॉल्व कैसे करें, कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालें, कि ये जो काउंटर पार्टी रिस्क हमारे सामने निकल के आ गया, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या हल है इस चीज का। देखिए एक्सपोर्टर के पास $1,00,000 आने हैं, इसके पास $1,00,000 आने हैं, इसको $1,00,000 चाहिए 3 महीने बाद, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि एक्सपोर्टर डील, देखिए एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो काउंटर पार्टी रिस्क है ना, काउंटर पार्टी रिस्क का डर इंपोर्टर को भी है, काउंटर पार्टी रिस्क का डर एक्सपोर्टर को भी है। इन दोनों ने क्या किया, बीच में एक मिडलमैन डाल लिया। इन दोनों ने क्या किया, बीच में एक मिडलमैन डाल लिया। उस मिडलमैन का क्या नाम है, बैंक। वो एक बैंक है, एक मिडलमैन इन्होंने बीच में डाल लिया। अब मिडलमैन को क्या बोला इन्होंने कि यू विल टेक अप द काउंटर पार्टी रिस्क, यू विल टेक अप द काउंटर पार्टी रिस्क ऑफ बोथ ऑफ अस। उन्होंने बैंक को बोला कि भाई जो ये मेरे को डर है या जो इंपोर्टर को डर है, आप इस डर का जो सोल्यूशन आप निकालिए, जो ये डर का जिम्मा है वो आप अपने सर पे उठाइए। बैंक कहता है ठीक है जी, मैं ये जिम्मा अपने सर पे उठाता हूँ, काउंटर पार्टी रिस्क अब से आपके ऊपर नहीं है, काउंटर पार्टी रिस्क आपके ऊपर अब नहीं है, मैं ये जिम्मेवारी लेता हूँ, या मैं गारंटी देता हूँ। बैंक बोलता है कि मैं गारंटी देता हूं कि जो ये ट्रांजैक्शन होनी है 3 महीने बाद, $1,00,000 $1 75 रुपए के हिसाब से और $1 इसने भी 75 रुपए के हिसाब से,
जो ये ट्रांजैक्शन 3 महीने बाद की एग्जीक्यूट होनी है वो होएगी होएगी। वो बैंक जो है वो इंपोर्टर को बोलता है कि कल को अगर एक्सपोर्टर ने आपको $1,00,000 ना बेचे तो मैं आपको अरेंज करके दूंगा, या जो भी आपका नुकसान होएगा वो मैं उठा के दूंगा। नुकसान कैसे कि फॉर एग्जांपल जो डॉलर का रेट है, $1 का रेट है वो 70 रुपए का हो गया फॉर एग्जांपल फ्यूचर के अंदर, नहीं सॉरी 80 रुपीज का हो गया, 80 रुपीज का डॉलर का प्राइस हो गया, और एक्सपोर्टर मुकर गया, एक्सपोर्टर मुकर गया कि मैं सप्लाई नहीं करूंगा। तो बैंक ने इसको इंपोर्टर को गारंटी किया हुआ है कि आपको जो ये 5 रुपए का लॉस जो हो रहा है ना, 5 रुपए का जो लॉस हो रहा है, या तो मैं इस 5 रुपए के लॉस की भरपाई कर दूंगा आपको। 5 रुपए के लॉस की भरपाई कैसे, मैं 5 रुपए इंटू $1,00,000 यानी कि 5 लाख रुपए आपके खाते में डाल दूंगा, और आपने 75 लाख तो वैसे ही देने ही देने थे, 75 रुपए के हिसाब से 5 लाख मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आपके पास 80 हो गए, ये आपको सप्लाई करने से मुकर गया, आप मार्केट से जाके 80 रुपए के भाव पे खरीद लीजिए, आपको तो नटशेल में 75 का ही पड़ रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपए तो मैंने अपने पल्ले से आपको दे दिए, राइट। तो ये इंपोर्टर के साथ ये बात कर सकता है, इसको ये गारंटी देता है कि मैं अगर ये पूरा करे ना करे, मैं गारंटी नहीं बात देता हूं कि ये आपके जो एग्रीमेंट हुआ है इसको पूरा करवा के रहूंगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सपोर्टर को भी वो सिमिलर प्रॉमिस करता है कि इंपोर्टर आपसे बाय करे ना करे, आपको अगर आपने ये प्रॉमिस जो किया है, जो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये निभेगा ही निभेगा फ्यूचर के अंदर। अब ये गारंटी जब आ जाती है तो अब प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या बन गई है, अब प्रैक्टिकल मार्केट सिचुएशन क्या बन गई है कि जो ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है ना, इंपोर्टर और जो एक्सपोर्टर है, ये अब एक दूसरे को जानते ही नहीं है, दे डोंट नो ईच अदर, दे डोंट नो ईच अदर। अब क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्टर है वो फॉरवर्ड कवर का एग्रीमेंट किसके साथ कर रहा है, फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट किसके साथ कर रहा है, बैंक के साथ। सिमिलरली जो इंपोर्टर है वो फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट किसके साथ कर रहा है, बैंक के साथ। पहले क्या कर रहे थे, पहले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में कर रहे थे, अब ये किसके साथ कर रहे हैं, बैंक के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब ये एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ, ये बात जरूर है कि अंदरले खाते से एक चीज क्या चल रही है कि बैंक ने इसके साथ जो एग्रीमेंट कर लिया, साइमल्टेनियसली बैंक इसके साथ भी एग्रीमेंट कर रहा है, या इंपोर्टर लगा लीजिए या कोई भी और इंस्टीट्यूट लगा लीजिए जिसको ये करेंसी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये इंपोर्टर जस्ट एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर वर्ड आपके लिए एक समझाने के लिए है। एक्सपोर्टर से आप समझिए कि जिसके पास करेंसी देने के लिए है अवेलेबल, इंपोर्टर से आप समझिए कि जिसको यूज करनी है करेंसी। अब यूज करने वाला इंपोर्टर भी हो सकता है, कोई भी और बंदा हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, राइट। तो इस तरह से ये एग्रीमेंट आगे की आगे करके चलता है। तो अगर आप एक्सपोर्टर हैं, अगर आपने बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कवर $1,00,000 का एग्रीमेंट कर लिया 75 रुपए के हिसाब से, तो आप ये मत समझना कि हाँ भाई आपने तो बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया, आप तो बैंक का आगे कुछ नहीं, ये बैंक ने भी साइमल्टेनियसली आगे किसी के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट किया होगा, राइट। तो बैंक ने भी आगे ना आगे इसका एग्रीमेंट इंपोर्टर के साथ या किसी के साथ भी ये एग्रीमेंट आगे के आगे करा होगा, राइट। तो इसके अंदर एक जस्ट पॉइंट समझाने वाला क्या है कि एक एडिशनल आपकी नॉलेज के लिए कि बैंक को अर्निंग क्या होती है, इसके अंदर बैंक कैसे कमाता है। देखिए बैंक कैसे कमाता है, एक्सपोर्टर के पास फॉरेन करेंसी आनी है $1,00,000, $1,00,000। अब एक्सपोर्टर ने एग्रीमेंट किसके साथ किया है, बैंक के साथ। तो एक्सपोर्टर बैंक को $1,00,000 बेचेगा, तो बैंक क्या करेगा, एक्सपोर्टर बेचेगा तो बैंक खरीदेगा ना, तो बैंक बाय करेगा $1,00,000। तो बैंक जो इसको रेट देगा वो देगा $1.75 का, ठीक है। तो ये बैंक का बाय प्राइस है, ये बैंक का बाय प्राइस है कि बैंक ने एक्सपोर्टर से 75 रुपए के हिसाब से डॉलर खरीद लिए। इंपोर्टर को करेंसी चाहिए, बैंक इसको क्या करेगा, बैंक इसको करेंसी बेचेगा, बैंक बेचेगा ही ना, $1,00,000 इससे बाय करेगा और इसको बेच देगा, एक्सपोर्टर से बाय करेगा और इंपोर्टर को बेच देगा। तो जब अगर वो बैंक ने 75 रुपए के हिसाब से बाय किया तो बैंक इंपोर्टर को क्या प्राइस देगा, $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज, राइट। तो जो ये ₹1 का डिफरेंस है, ₹1 पर डॉलर का जो डिफरेंस है, ये बैंक की अर्निंग रहती है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। जो ये ट्रांजैक्शन रहती है इसके अंदर जो ये बैंक की अर्निंग इन्वॉल्व है, ये ₹1 पर डॉलर की इन्वॉल्व है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो अलग अलग ट्रांजैक्शंस के अंदर अलग अलग तरह की अर्निंग्स बैंक की हो सकती है, और ये लाखों ट्रांजैक्शंस बैंक के अंदर होती रहती हैं। तो बैंक इससे अच्छी खासी कमाई जनरेट करते रहते हैं, राइट। तो बैंक इससे बहुत अच्छी खासी कमाई जनरेट कर लेते हैं।
इसके अलावा जो फॉरवर्ड कवर, जैसे एक्सपोर्टर ने बैंक के साथ बुक किया या इंपोर्टर ने बैंक के साथ बुक किया, तो और क्या खर्चा होता है, तो ये बुकिंग फीस लेता है बैंक, बुकिंग फीस लेता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करती है कि कितनी बुकिंग फीस होगी। मान लो 200 से 400 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपकी ये बुकिंग फीस रह सकती है। तो बुकिंग फीस बैंक लेता है। जब फर्स्ट टाइम आप एग्रीमेंट करते हो बैंक के साथ, तो उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगती है। वो तो चलो बैंक का कोई रेमुनरेशन नहीं है, जस्ट आपको खर्चा बता रहा हूँ। तो 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक के अराउंड जो है स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस अराउंड लगते हैं। ये वन टाइम फीस होती है। तो जब ये एक बार लग गया, तो उसके बाद आप ट्रांजेक्शन अपनी बुक करते रहिए, ठीक है। तो 200-400 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपके हो जाते हैं। बाकी जो बैंक जो कमाता है वो रेट डिफरेंस के थ्रू कमाता है पैसा। तो अब हमने क्या समझना है, अब समझना है कि देखिए एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का तो रिस्क खत्म हो गया। जो हमने ये काउंटर पार्टी रिस्क डिस्कस किया था, ये काउंटर पार्टी रिस्क किस किस बंदों का था, एक्सपोर्टर को था और इंपोर्टर को था काउंटर पार्टी रिस्क। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि बैंकों की तुम ये काउंटर पार्टी रिस्क जो है सारा, ये काउंटर पार्टी रिस्क जो है ये तुम उठाओ सारा का सारा। इन्होंने बैंक को ये बोल दिया पॉइंट, ठीक है। तो इन्होंने बैंक को तो बोल दिया, अब ये खुद तो दोनों इंपोर्टर और एक्सपोर्टर फ्री हो गए काउंटर पार्टी रिस्क से। बट काउंटर पार्टी रिस्क में अब फंस कौन गया, फंस गया सिर्फ बैंक। अब बैंक फंस गया ना। देखिए एक्सपोर्टर ने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है और इंपोर्टर ने भी बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। अब बैंक तो सियाना है, इसके ऊपर आरबीआई की ऑब्लिगेशन है, सब कुछ है। बैंक तो अपने एंड की कमिटमेंट पूरी मीट करेगा ही करेगा। बट इन बंदों का क्या भरोसा। एक्सपोर्टर ने बैंक के साथ 75 रुपए के हिसाब से डॉलर सप्लाई करने का एग्रीमेंट कर लिया। कल को एक्सपोर्टर मुकर जाए कि मैं नहीं सप्लाई करूंगा जी, बैंक को तो इस बंदे को तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करके देनी पड़ेगी ना। बैंक इंपोर्टर को तो उसकी ऑब्लिगेशन पूरी करके देगा ही देगा। पर अगर एक्सपोर्टर ही मुकर गया तो बैंक क्या करे अब। तो अब जो काउंटर पार्टी रिस्क था वो बैंक ने अपने सिर पे जो ले लिया, तो बैंक भी तो इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा ना। काउंटर पार्टी रिस्क चाहे एक्सपोर्टर की तरफ से हो चाहे इंपोर्टर की तरफ से हो, बैंक को तो रिस्क आ गया ना अपने ऊपर। तो बैंक इसके लिए क्या करे, इस चीज का सोल्यूशन कैसे करे बैंक। तो देखिए इस चीज को समझते हैं हम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रिस्क ऑफ द पार्टी नॉट एबल टू मीट देयर एंड ऑफ ऑब्लिगेशन, जो काउंटर पार्टी रिस्क है वही रिस्क अब बैंक ने अपने ऊपर ले लिया। अब उसको डबल साइड से रिस्क है कि एक्सपोर्टर की तरफ से भी रिस्क हो सकता है, इंपोर्टर की तरफ से भी रिस्क हो सकता है कि पता नहीं कौन बंदा एंड मौके पे मुकर जाए। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या निकाला बैंक ने, देखिए इसका सोल्यूशन क्या निकाला। हाउ बैंक्स मिटिगेट देयर रिस्क। अब बैंक के ऊपर जो काउंटर पार्टी रिस्क आया है इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है मार्जिन। वो मार्जिन आपसे पहले लेके रखेगा। वो मार्जिन की एग्जांपल के साथ मैं आपको सारी कैलकुलेशंस बताऊंगा कि कैसे होती हैं। पहले आप इतना समझिए कि मार्जिन दो तरह का होता है, दो तरह का मार्जिन रखता है बैंक। एक तो होता है हमारे पास इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन जो शुरू में ही ले लिया उसने, बिगिनिंग में ही ले लिया आपसे, बिगिनिंग में ही रिसीव कर लिया। एग्रीमेंट बुकिंग के टाइम पे लगा लीजिए आप, एग्रीमेंट बुकिंग के टाइम पे भी। देखिए ये मार्जिन वाला जो मैं फंडा आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन वाला, आप चाहे फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस में, इन ट्रांजैक्शंस में जो भी डील कर रहे होंगे, सेम जगह यही फंडा चलता है मार्जिन वाला। अगर आपने ये फॉरवर्ड कवर में मैंने जैसे आपको समझा दिया, तो वैसे ही आपका जो शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस, फ्यूचर मार्केट, उसके अंदर जो मार्जिन वाला फंडा है वो भी साइमल्टेनियसली आपका साइड बाय साइड क्लियर हो जाएगा। तो एग्रीमेंट बुकिंग के टाइम जब फॉरवर्ड कवर बुक करना है, तो जो मार्जिन रिसीव किया जाता है इनिशियली उसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन, जो टाइम टू टाइम बैंक लेता रहता है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। इसको मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन भी बोल देते हैं, मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन यानी कि एमटीएम भी बोल देते हैं इस चीज को। तो ये जो चीज है अभी इनिशियल मार्जिन, प्रॉपर्टी बैक्ड, ये अभी आप पॉइंट भूल जाइए, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी बैक्ड का क्या मीनिंग है। आप अभी समझिए कि इनिशियल मार्जिन जो है वो कैश बैक्ड है, और मेंटेनेंस मार्जिन तो कैश बैक्ड ही होता है हमेशा। कैश बैक्ड मींस कैश में लिया जाता है, या मतलब बैंक के थ्रू, कैश तो क्या ही लेना, चलो बैंक के थ्रू मतलब हार्ड कैश, उसमें ये मार्जिन समझना है, उसमें लिया जाता है कैश बैक्ड ओनली, ठीक है। तो हार्ड कैश लिया जाता है आपसे। मान लीजिए अगर मान लीजिए आपने $1,00,000 बुक किए, $1,00,000 आपने बुक किए 75 रुपए पर डॉलर के हिसाब से, तो 1 लाख इंटू 75 रुपए, 75 लाख रुपए हो गए। और अगर इनिशियल मार्जिन 10% है,
इनिशियल मार्जिन 10% है, तो 75 लाख का 10% कितना हो गया? 7.5 लाख रुपए। तो बैंक आपसे 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए पहले ही रखवा लेगा। ये एक तरह से मार्जिन मनी है, मार्जिन मनी है, जो कि अगर एग्रीमेंट सारा आपने टाइम पे मैच्योर कर दिया तो आपको रिफंड हो जाएगी, तो काइंड ऑफ आपको वापस हो जाएगी टाइम पे, राइट। तो इनिशियल मार्जिन आपसे रखवा लेता है बैंक, ठीक है। तो अभी इसको आप डिटेल में समझते हैं कि कैसे। देखिए, नीड फॉर दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट की, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट की नीड क्या है? सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं? सिर्फ इनिशियल मार्जिन को समझ रहे हैं। इनिशियल मार्जिन की क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या फायदा होता है, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, राइट। तो इनिशियल मार्जिन जब आपको समझ में आ गया तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा मेंटेनेंस मार्जिन, जिसको हम मार्केट टू मार्केट मार्जिन भी बोलते हैं। तो देखिए, इनिशियल मार्जिन का फंडा समझिए एग्जांपल के थ्रू। देखिए, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया मिस्टर ए ने, जो कि एक एक्सपोर्टर है। उसने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको $1 लाख सप्लाई करूंगा 3 महीने के बाद। कितने रेट पे? $1.75 के हिसाब से उसने एग्रीमेंट कर लिया बैंक के साथ। जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसने आज की तारीख में किया। आज कितनी तारीख है? 1 अगस्त 2021। और जो आज का प्रेजेंट रेट है, प्रेजेंट रेट मींस आज का जो स्पॉट रेट है, आज का जो स्पॉट रेट है वो 74 रुपए का चल रहा है। आज डॉलर का भाव 74 रुपए चल रहा है। उसने 3 महीने बाद जो एग्रीमेंट कर लिया बैंक के साथ, वो 75 रुपए के हिसाब से एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कि मैं 75 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। और एक्सपोर्टर को एक रुपया पर डॉलर के हिसाब से बेनिफिट भी हो रहा है, सीधा सीधा देखने में। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल डॉलर के प्राइस की मूवमेंट क्या है अगले आने वाले 3 महीनों में, क्या मूवमेंट रह रही है। देखिए, आज हम 1 अगस्त को बैठे हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20 अगस्त को। चलिए, अब हम 20 अगस्त के दिन पहुंच गए। उस दिन देखा कि डॉलर 73 रुपए का चल रहा है। फास्ट फॉरवर्ड हम पहुंच गए 1 सितंबर 2021 को, देखा 75 रुपए का डॉलर चल रहा है। 30 सितंबर को पहुंच गए 76 रुपए का चल रहा है। 25 अक्टूबर को पहुंच गए 77 का चल रहा है। तो 31 अक्टूबर को तो ड्यू डेट ही है। ड्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है? 31 अक्टूबर, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल 4 केस सिनेरियो बना दिए। ये आपके सामने केस सिनेरियो बना दिए कि 4 केस सिनेरियो आपके पास कि 20 अगस्त को क्या भाव है, 1 सितंबर को डॉलर का क्या रेट चल रहा है। ये सारे स्पॉट रेट्स हैं उस दिन के स्पॉट रेट्स हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या क्या भाव चल रहे हैं मैंने आपको बता दिया अगले आने वाले 3 महीने में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने सेट कर दी। आइए अब हम बेनिफिट समझते हैं इनिशियल मार्जिन लेने का। अब क्या है नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो अब पहले हम देखते हैं कि एक्सपोर्टर का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आ रहा है। देखिए, आज की तारीख में टुडे जब 1 अगस्त थी, जब 1 अगस्त है, तो आज का जो स्पॉट रेट है वो 74 रुपीज का स्पॉट रेट है। आज का जो स्पॉट रेट है वो 74 रुपीज का है। और जो कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्सपोर्टर ने वो 75 रुपए का किया है। तो एक्सपोर्टर कितने प्रॉफिट पे है? 1 लाख रुपए प्रॉफिट पे है आज, राइट, डॉलर फ्लक्चुएशन के। उसके बाद 20 अगस्त को 73 रुपीज का हो गया वो रुपया। पर एक्सपोर्टर ने तो कितने रुपए पे बेचने का वायदा किया है? 75 रुपए का। तो आज की डेट में 73 रुपए का रेट चल रहा है, तो एक्सपोर्टर ने तो 75 रुपए पे वादा किया था, तो उसको तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट पे बैठा है वो। अगर आज की डेट में वो मार्केट में बेचने जाए तो 73 लाख रुपए मिलेंगे, पर उसको अब मिलने कितने हैं? 75 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पे बैठा है। 1 सितंबर को 75 रुपए प्राइस है दोनों का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। 30 सितंबर को डॉलर का रेट चला गया 76 रुपए, डॉलर का रेट 76 रुपए। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बनने शुरू हो गए एक्सपोर्टर के दिमाग में। उसने शुरू किया, यार मैंने 75 रुपए का डॉलर बेचने का वायदा किया हुआ है बैंक के साथ, यार ये तो 76 रुपए का डॉलर चल रहा है। अब मैं मार्केट में बेचने जाता तो कहाँ मुझे 76 लाख रुपए मिलने थे, कहाँ ये बैंक के फॉरवर्ड व कवर के फालतू के एग्रीमेंट की वजह से अब मेरे को 75 लाख ही मिलने हैं। वो तो 1 लाख रुपए के नोशनल लॉस पे है। नोशनल लॉस ही है ना ये। नोशनल मींस जो अभी एक्चुअल नहीं हुआ, एक्चुअल लॉस ये नहीं है। नोशनल का मतलब कच्चा पक्का रफली लॉस। नोशनल लॉस मतलब हाइपोथेटिकल लॉस आप बोल सकते हैं कि ये अभी एक्चुअल लॉस थोड़ी हो गया उसको। उसका तो 1 लाख डॉलर तो उसको आना ही आना है। 1 लाख डॉलर में तो किसी ने कुछ पैसा मारा नहीं ना उसका। 75 लाख रुपए तो उसको मिलने ही मिलने हैं। ये तो वो नोशनली कैलकुलेट कर रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से कि भाई यार 1 लाख रुपए का घाटा पड़ रहा है मुझे, अगर कहा मैं 76 लाख लेता, कहा मैं 75 लाख ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए का नोशनल लॉस। 25 अक्टूबर को एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने से 5-6 दिन पहले ही ये 77 रुपीज का हो गया डॉलर।
उसने 75 का वादा किया हुआ है, तो अब वो कितने नोशनल लॉस पे है? 2 लाख रुपए के नोशनल लॉस पे है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकती है कि यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है कि जो एक्सपोर्टर है वो ये मुकर सकता है कि यार मैं नहीं ये एग्रीमेंट करने वाला, मैं एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने तो मार्केट में 77 रुपीज का बेचना है, बैंक अपने आप जाने कि क्या उसको क्या करना है क्या नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखे, मैं एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मैं तो अपना 2 लाख रुपए का ये मैं तो लॉस नहीं खाने वाला, मैं तो ये 77 रुपीज के हिसाब से मार्केट में बेच दूंगा डॉलर। ठीक है, तो ये एक्सपोर्टर के दिमाग में मेलाफाइड इंटेंशन आ गई। तो अब देखिए बैंक ने क्या किया, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई मेंटेनेंस मार्जिन नहीं है, कोई मेंटेनेंस मार्जिन नहीं है, ये अज्यूम कर रहे हैं। तो बैंक ने इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या किया, उसने बोला कि इनिशियल मार्जिन लूंगा मैं 10% का, 10% ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जो 10% है वो मैं इनिशियल मार्जिन रिसीव करूंगा। ठीक है, तो बैंक ने ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में लिखा था। तो फिर मार्जिन कितना लेगा बैंक, मार्जिन कितना लेगा, 1 लाख डॉलर का एग्रीमेंट है 75 रुपए के हिसाब से, तो 75 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो 75 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, उसका 10% कितना हुआ, 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए बैंक उसको एग्रीमेंट बुक करने से पहले ही उसके उससे एक्सपोर्टर से लेके अपने पास रख लेगा, 7.5 लाख रुपए उससे लेके। ये रुपए 7.5 लाख रुपए कैसे लेगा, कैश में लेगा, कैश मतलब बैंक के थ्रू, बैंक में लेगा ये पैसे, हार्ड कैश लेगा, कहने का मतलब, सॉरी हार्ड कैश मतलब आप उस तरह से नगद कैश में समझिए, मतलब बैंक के थ्रू लेगा, डिपॉजिट करवा लेगा उससे। ठीक है, तो अब ट्रांजैक्शन कैसे दिखेगी, देखिए अब ट्रांजैक्शन कैसे दिखेगी, अब जो 7.5 लाख रुपए बैंक के पास पड़े हैं, 7.5 लाख रुपए बैंक के पास पड़े हैं ऑलरेडी, तो क्या होएगा कि जब जब एक्सपोर्टर लॉस में जाना शुरू करेगा, जब जब एक्सपोर्टर लॉस में जाना शुरू करेगा, बैंक ये साइमल्टेनियसली डेली बेस पे देखता रहेगा, डेली का जो ईओडी रेट है ना, ईओडी एंड ऑफ डे जो रेट रहेगा डॉलर का, वो बैंक डेली बेसिस पे देखता रहेगा कि क्या रेट है। ठीक है, और डेली बेस पे वो एक्सपोर्टर का, ये तो मैंने 4-5 डेट्स ही उठाई हैं, बैंक डेली बेस पे देखेगा कि एक्सपोर्टर किस नोशनल लॉस पे है या नहीं भी है। अगर जहां पे एक्सपोर्टर नोशनल लॉस पे है तो बैंक क्या करेगा, जैसे 30 सितंबर को वो 1 लाख रुपए के नोशनल लॉस पे है, तो बैंक यहाँ पे 7.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए काट लेगा और यहाँ पे 6.5 लाख रुपए एक्सपोर्टर के मार्जिन अकाउंट में बैलेंस खड़ा कर देगा। वो बोलेगा कि अगर आज की डेट में एक्सपोर्टर मुकर गया, काउंटर पार्टी रिस्क अगर आ गया, अगर 30 सितंबर को अगर काउंटर पार्टी रिस्क अगर आ गया, चाहे काउंटर पार्टी रिस्क अनइंटेंशनल हो चाहे इंटेंशनल हो, अगर काउंटर पार्टी रिस्क 30 सितंबर को आ गया, तो जो 1 लाख रुपए का जो लॉस है वो मैंने ऑलरेडी उसके मार्जिन अकाउंट से रिकवर कर लिया हुआ है, तो 76 रुपए का जो डॉलर है वो 75 रुपए का जो मैंने कमिटमेंट करी है, तो मैं आज की डेट में मार्केट से अपना जो इसका जो एग्रीमेंट है एक्सपोर्टर का वो कैंसिल कर दूंगा, एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा और मैं किसी भी तरह के लॉस में नहीं जाऊंगा। बैंक लॉस में क्यों नहीं जाएगा, रीजन बीइंग, देखिए बैंक ने एक्सपोर्टर ने बैंक को 1 लाख डॉलर, एक्सपोर्टर ने बैंक को 1 लाख डॉलर बेचने थे 75 रुपए के हिसाब से, 75 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और बैंक ने भी तो आगे प्रॉमिस किया होगा किसी इंपोर्टर को कि मैं आपको ये डॉलर दूंगा। ठीक है, तो आज की डेट में डॉलर 76 रुपए का पड़ रहा है, अगर एक्सपोर्टर ये अपना एग्रीमेंट पूरा करने से मुकर जाए तो बैंक को यही डॉलर 75 की जगह कितने पे बाय करना पड़ेगा, 76 रुपए पे बाय करना पड़ेगा, जो उस दिन का एक्चुअल प्राइस है। तो बैंक कितने लॉस पे जाएगा, कहां बैंक ने सोचा था कि मैं 75 लाख रुपए के हिसाब से डॉलर के दूंगा, कहां एक्सपोर्टर के मुकरने की वजह से, काउंटर पार्टी रिस्क की वजह से उसको अभी ये 76 रुपए का बाय करना पड़ा है, तो बैंक को कितने का लॉस है, 1 लाख रुपए का। तो वो ही 1 लाख रुपए का जो लॉस है बैंक उसकी मार्जिन अकाउंट में से काट लेगा और एक्सपोर्टर को 6.5 लाख रुपए वापस कर देगा, ये लो उठाओ, मैंने आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, आप ना आप लॉस में ना मैं लॉस में। ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने काट दिए, वो 1 लाख रुपए जो आपका नोशनल लॉस था वो मैंने आपके इनिशियल मार्जिन में से डिडक्ट कर लिया। तो इस तरह से जो इनिशियल मार्जिन है वो बैंक को हेल्प करता है। तो इनिशियल मार्जिन को मैं इस तरह से भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा सकता हूँ इनिशियल मार्जिन को। देखिए इनिशियल मार्जिन, देखिए अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने पे इनिशियल मार्जिन बढ़ता नहीं है। हाँ, जो स्टॉक मार्केट होती है वहां पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे उस चीज को भूल जाइए। इनिशियल मार्जिन देखिए 7.5 लाख रुपए है, यहाँ पे भी 7.5 लाख रुपए है, यहाँ पे इनिशियल मार्जिन 7.5 लाख रुपए है, मार्जिन तो सेम ही लिया हुआ है ना पहले। यहाँ पे इनिशियल मार्जिन 6.5 लाख रुपए रह गया,
यहाँ पे इनिशियल मार्जिन कितना रह गया, 6.5 में से 2 माइनस 4.5 लाख रुपए, यहाँ पे इनिशियल मार्जिन 4.5 लाख रुपए रह गया। तो इस तरह से ये इनिशियल मार्जिन जो है ये एडजस्ट होता रहता है एक्सपोर्टर का, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि इनिशियल मार्जिन से इस तरह बैंक अपने आप को सेव कर लेता है आने वाले फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो इनिशियल मार्जिन है, सॉरी 75 माइनस 7, ये 5.5 लाख रुपए रहेगा, ये 5.5 लाख रुपए इनिशियल मार्जिन रहेगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से बैंक अपने आप को इनिशियल मार्जिन के थ्रू आने वाली फ्लक्चुएशंस में, ताकि कोई एक्सपोर्टर मुकर ना जाए काउंटर पार्टी रिस्क की वजह से, अपने आप को सेव कर लेता है। उसके बाद देखिए, द लॉस एज पर प्रीवियस एग्जांपल वुड हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द मार्जिन अकाउंट ऑफ द बोरोवर। जो इनिशियल मार्जिन का अकाउंट खुलेगा जिसमें मार्जिन डला होगा, उसमें से वो बैंक को वो जो है डिडक्ट कर लेगा, राइट। अब मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे छुड़वा दिया था, मैंने आपको बोला था कि जो ये वाला पॉइंट है आप प्रॉपर्टी बैक्ड वाला, ये अभी आप भूल जाइए। ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि प्रॉपर्टी बैक्ड में क्या रहता है। देखिए, जो हमने एग्जांपल उठाई थी उसमें 10% मार्जिन बैंक ने लिया था। 10% मार्जिन कितना लिया था, 7.5 लाख रुपए। ये 7.5 लाख रुपए बैंक ने कैसे लिए थे, एफडी, बैंक एफडी करवा ली थी या कुछ लगा लीजिए, बैंक एंट्री के थ्रू लिए थे, बैंक डिपॉजिट करवाए थे, यानी कैश लिया था एक्सपोर्टर से। अब मैं बोलता हूं कि जो ये एक्सपोर्टर है, ये फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ काफी टाइम से डील कर रहा है, उसका एग्जिस्टिंग कस्टमर है। उसने आईसीआईसीआई बैंक को 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दी हुई है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर उसने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है 50% प्रॉपर्टी वैल्यू पे। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी स्पेयर पड़ी है और बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा अकाउंट चल रहा है। एक्सपोर्टर आईसीआईसीआई बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना, कि मैं आपका इतना बढ़िया कस्टमर हूँ, इतने साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, 50% कोलेट्रल पे मैंने लोन लिया हुआ है, इतना तो आपके पास कोलेट्रल मार्जिन पड़ा है मेरा, तो आप मेरे से ये कैश क्यों ले रहे हो, कैश क्यों ले रहे हो 7.5 लाख रुपए का। आपको मेरे पे इतना भी नहीं ट्रस्ट, आप मेरे पे ही काउंटर पार्टी रिस्क लगा रहे हो। आप ये समझते हो कि मैं टाइम पे अपनी ऑब्लिगेशन नहीं पूरा करूंगा। अगर आपको इतना ही मेरे को डर था तो आपने मेरे को 5 करोड़ का लोन ही क्यों दिया। आप मेरे को 5 करोड़ का, फिर तो 5 करोड़ के लोन का भी रिस्क है कि वो मैं 5 करोड़ का लोन आपको पे करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर आपको ये डॉलर्स का एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट का ही मेरे पे डर लग रहा है कि मैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट निभाऊंगा कि नहीं निभाऊंगा, फिर तो वो 5 करोड़ रुपए का भी रिस्क है, जो 5 करोड़ रुपए भी मैं पे करूंगा कि नहीं करूंगा। तो वो बहुत सारी दुआइयां देता है आईसीआईसीआई बैंक को, वो बोलता है कि नहीं ऐसे आप तो बिल्कुल ही मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप मेरे पे काउंटर पार्टी रिस्क समझ रहे हो। तो आईसीआईसीआई बैंक में एंड में सोचता है कि यार बात तो इसकी ठीक है कि इतना भी फिर क्या डरना है एग्जिस्टिंग क्लाइंट के केस में, ये तो हमारा ऑलरेडी फंडेड क्लाइंट है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी हमने रिस्क एक्सपोजर लिया हुआ है और बहुत अच्छा अकाउंट चल रहा है, बहुत अच्छी रीपेमेंट उसकी हिस्ट्री है क्लाइंट की, कोई डर ही नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि सर ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक क्लाइंट को बोलता है कि देखिए सर, काउंटर पार्टी रिस्क तो हमेशा रहता ही रहता है, काउंटर पार्टी रिस्क तो कभी हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क नहीं है। आपको लोन दिया है तो उसमें भी ऑलवेज बैंक ये सोच के चलता है कि रिस्क है, तभी तो हमने आपकी कोलैटरल ली हुई है अपने पास। तो वो बैंक बोलता है कि सर, जो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है 10% की, 7.5 लाख रुपए की मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मैंने आपको 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 5 करोड़ का लोन दिया हुआ था, तो मैं ये समझ लेता हूं कि मैंने 5 करोड़ 7,50,000 रुपए का आपको लोन दिया हुआ है। तो जो ये 7.5 लाख रुपए मैंने ऐड किए, ये आपकी प्रॉपर्टी में से, प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड कर लिए। उसने एक्सपोर्टर को बोला कि जो ये 7.5 लाख रुपए मार्जिन है वो मैंने आपसे कैश नहीं लिया, वो मैंने ऐसे समझ लिया कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी ले ली उसकी, कि मैंने प्रॉपर्टी का कंफर्ट ले लिया कि चलो ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि कल को एक्सपोर्टर अगर वाकई में अपना एग्रीमेंट पूरा करने से मुकर जाए, अगर वाकई में एग्रीमेंट पूरा करने से मुकर जाए, तो ये मार्जिन तो है नहीं बैंक के पास साइड बाय साइड रिकवरीज करने के लिए, ये मार्जिन तो है नहीं। तो फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो बैंक उसको सीधे सीधे समझाएगा कि सर आप कैश दीजिए, कैश दीजिए, अपने मार्जिन वाली जो रिक्वायरमेंट है, ये काउंटर पार्टी रिस्क जो है इसको पूरा कीजिए, अपने एग्रीमेंट को मत तोड़िए। अगर वो नहीं मानता तो वो फिर एक्सपोर्टर क्या हो जाएगा, वो एक डिफॉल्टर क्लाइंट हो जाएगा बैंक के लिए। तो क्योंकि उन्होंने उसका मार्जिन कहां से लिया हुआ है, प्रॉपर्टी पे, तो वो मजबूरन उस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन को बेचने में या उससे रिकवरी एफर्ट्स करने में जुट जाएंगे, चाहे उसको वो किसी भी तरह से रिकवरी करनी पड़े, तो फिर बैंक इस चीज को छोड़ेगा नहीं। यूजुअली ऐसा सर्कमस्टांस प्रैक्टिकल सिनेरियो में आता नहीं है। क्यों नहीं आता, वो हमें पहले ही पता लग जाता है मेंटेनेंस मार्जिन के थ्रू, वो पहले ही हमको आइडिया हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर जो लॉस होता है वो एक्सपोर्टर यूजुअली पे ऑफ करके इसको ट्रांजेक्शंस को नॉक ऑफ ही कर देता है।
इतना यूजली बहुत ही रेयर सर्कमस्टांस है कि एक्सपोर्टर ही डिफॉल्टर हो जाए इस सिनेरियो में। तो जब अगर बैंक कैश की जगह प्रॉपर्टी बैक्ड इसको रखना चाहता है तो प्रॉपर्टी बैक्ड भी रख सकता है, बट वो हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो कम केसेस में ऐसे होता है, प्रॉपर्टी बैक्ड भी इन मार्जिन को लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने इनिशियल मार्जिन का फंडा तो समझ लिया कि ऐसे करके इनिशियल मार्जिन रहता है। ठीक है, अब हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट वाला मार्जिन जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन या मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन, एमटीएम, जो काफी लोगों को समझ में नहीं आता। तो मेंटेनेंस मार्जिन के बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज होती है मेंटेनेंस मार्जिन। देखिए, हमने एग्जांपल उठाई थी लास्ट वाली कि इनिशियल मार्जिन था साढ़े 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए इनिशियल मार्जिन था। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अगर एक ये बकेट है, ये अगर एक बकेट है, अगर ये बकेट साढ़े सात लाख लीटर की कैपेसिटी की है, 7.5 लीटर की कैपेसिटी की है, यानी कि जो इनिशियल मार्जिन बनी है, यानी कि इस बकेट में 7.5 लाख लीटर पानी भरा जा सकता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 7.5 लाख लीटर पानी भरा जा सकता है। तो मार्केट टू मार्केट मार्जिन क्या है कि जब बकेट का पानी ज्यादा ऊपर को जाने लग जाए, मतलब इनिशियल मार्जिन ज्यादा यूज होने लग जाए, या अब देखिए यहाँ पे कितना यूज हुआ था, 1 लाख रुपए यूज हुआ था, 2 लाख यूज हुआ था। अगर ये इनिशियल मार्जिन ज्यादा यूज होने लग जाए, बकेट ज्यादा भरने लग जाए, तो अलर्ट ट्रिगर हो एक अलर्ट ट्रिगर हो बैंक को कि भाई ये बकेट जो है वो बढ़ रही है। बकेट बढ़ रही है मतलब उसका एक्सपोर्टर का नोशनल लॉस बढ़ रहा है, नोशनल लॉस ही बढ़ेगा ना। अगर ये इनिशियल मार्जिन ज्यादा यूज हो रहा है, 7.5 लाख में से 1 लाख यूज हो गया, 2 लाख यूज हो गया, अगर 3 लाख यूज हो गया, 4 लाख यूज हो गया, तो ये अमाउंट कम होती जाएगी। तो अगर ये अमाउंट कम होती जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि ये नोशनल लॉस बढ़ता जा रहा है, नोशनल लॉस बढ़ता जा रहा है। अगर ये नोशनल लॉस बढ़ता जा रहा है तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय एक्सपोर्टर भी तो बढ़ती जा रही है कि वो एक्सपोर्टर अपनी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करेगा, इसका रिस्क भी तो बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसको नोशनल लॉस बढ़ता जा रहा है, राइट। तो वो बैंक बोलेगा कि यार नोशनल लॉस बढ़ता जा रहा है, ये एक बकेट एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गई है, काफी नोशनल लॉस हो गया है। तो अब इस नोशनल लॉस की क्या है कि जो रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ गई है काफी। बैंक को काफी रिस्क है कि ये लॉस एक्चुअल में हो ही ना जाए, कहीं एक्सपोर्टर मुकर ना जाए। तो भाई वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि पानी सर के ऊपर चला जाए, पानी सर के ऊपर चला जाए, एक अलर्ट कॉल ट्रिगर कर लो, एक अलर्ट कॉल ट्रिगर कर लो भाई, एक्सपोर्टर से बतिया लो, उससे बात कर लो, उसको देखो जाके कि यार वो वाकई में कर रहा है कि नहीं कर रहा कुछ। तो अलर्ट कॉल ट्रिगर करो। उस अलर्ट कॉल को ट्रिगर करने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम मार्क टू मार्केट मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। जब ये कॉल ट्रिगर होती है तो बैंक उससे कुछ पैसा मांगता है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। तो ये कॉल ट्रिगर की जाती है, राइट। अब ये कॉल ट्रिगर, अब देखिए जो ये मेंटेनेंस मार्जिन होएगा वो विद इन द इनिशियल मार्जिन ही है। 7.5 लाख लीटर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बकरीज की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 7.5 लाख लीटर। अब 7.5 लाख लीटर से ज्यादा कुछ नहीं है, ये रहेगा इसके बीच बीच में ही सब कुछ। वो तो ये कैसे होएगा, ये अंडर एनी सर्कमस्टांस इट विल नॉट ब्रीच द इनिशियल मार्जिन लेवल। इनिशियल मार्जिन 7.5 लाख रुपए से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। ये काइंड ऑफ मिनिमम मार्जिन है जो कस्टमर को मेंटेन करना पड़ेगा ऑल द टाइम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियल मार्जिन तो 7.5 लाख रुपए का दे दिया, उसके बाद ये एक अलर्ट का लेवल है कि इससे ज्यादा नहीं हमने जाने देना, इससे ज्यादा नहीं जाने देना। फॉर एग्जाम्पल 7.5 लाख रुपए का 7.5 लाख रुपए का आपने जो क्या रखा था, वो इनिशियल मार्जिन रखा था, 7.5 लाख रुपए का इनिशियल मार्जिन रखा था। यूजली जो बैंक्स में सिस्टम रहता है वो 60% मार्जिन अलर्ट का रहता है, 60% मार्जिन अलर्ट का रहता है। तो 7.5 लाख रुपए का 60% कितना बन गया, ये बन गया अप्रोक्सीमेटली आपका 7.5 लाख रुपए का 60% आपका बन गया 4.5 लाख रुपए। तो ये आपका कितना बन गया, 4.5 लाख रुपए बन गया।
तो जैसे ही आपका लॉस 4.5 लाख रुपए तक पहुंचेगा, सॉरी लॉस क्या, जैसे ही आपका मार्जिन, इनिशियल मार्जिन 4.5 लाख रुपए तक पहुंचेगा, यानी कि जो आपका लॉस है नोशनल लॉस, वो 7.5 लाख रुपए माइनस 4.5 लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपए। जैसे ही आपका नोशनल लॉस 3 लाख से क्रॉस कर जाएगा तो एक कॉल ट्रिगर होगी, अलर्ट कॉल, कि भाई ये जो अमाउंट है ये 3 लाख रुपए तक है, फॉर एग्जांपल ये 3 लाख रुपए तक है। कि जैसे ही नोशनल लॉस 3 लाख रुपए तक पहुंचा तो अलर्ट फैल गया सब जगह पे कि भाई 3 लाख तक नोशनल लॉस पहुंच गया, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उसको कॉल करो एक्सपोर्टर को। तो 4.5 लाख रुपए का मीनिंग कैसे रहेगा, जैसे यहाँ पे 5.5 लाख रुपए था, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लाख का लॉस आ रहा है तो ये 4.5 लाख रुपए आ गया, यहाँ पे 4.5 लाख रुपए आ गया ना। तो 4.5 लाख रुपए क्या है कि एक मेंटेनेंस मार्जिन है, मेंटेनेंस मार्जिन है, मेंटेनेंस मार्जिन है कि इतना मार्जिन तो उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा मिनिमम, चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए फ्यूचर में, तो इतना मार्जिन मेंटेन करना ही पड़ेगा। सर ये चीज का हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ। देखिए एग्जांपल के थ्रू कैसे समझते हैं। इनिशियल मार्जिन क्या है कि 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो लास्ट सेम एग्जांपल है। मेंटेनेंस मार्जिन कितना है, 60% ऑफ इनिशियल मार्जिन। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है हमारी $1,00,000, 75 रुपए का वही है, 1/8 को किया है, 3 महीने का पीरियड है। और ये हमारे स्पॉट रेट्स हैं डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे, जस्ट एक अलग अलग केस सिनेरियोज हमने बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, केस सिनेरियो जो हमने बना के रखे हुए हैं अपने पास। तो देखिए ये वर्किंग कैसे बैठेगी सारी। अब देखिए 1 अगस्त को जिस दिन रेट 74 पे चल रहा था, एक्सपोर्टर ने एग्रीमेंट किया 75 रुपए के हिसाब से, उसको प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे मेंटेनेंस मार्जिन कितना रखा है, 60% ऑफ इनिशियल मार्जिन, ठीक है, 60% ऑफ इनिशियल मार्जिन। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो जो उसका इनिशियल मार्जिन है वो कितना था, 7.5 लाख रुपए का इनिशियल मार्जिन था, वो तो सेम ही रहना है इनिशियल मार्जिन। 20 अगस्त को 75 पे रेट हो गया तो कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, तो ये इनिशियल मार्जिन सेम ही रहा। तो मेंटेनेंस मार्जिन कितना है, 60% ऑफ 7.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए का मेंटेनेंस मार्जिन है, ये भी सेम ही रहा मेंटेनेंस मार्जिन। फिर आगे 15 सितंबर, अब हो गया 77 रुपीज का डॉलर, तो 75 रुपए का रेट किया था, तो 2 लाख रुपए का नोशनल लॉस है एक्सपोर्टर को। तो इनिशियल मार्जिन में 2 लाख रुपए बैंक ने काट लिए उसी डेट को, और इनिशियल मार्जिन कितना रह गया, 5.5 लाख रुपए का रह गया। अब जो मेंटेनेंस मार्जिन है, यानी कि जो मिनिमम मेंटेन करना है, वो कितना है, 4.5 लाख रुपए का ही मेंटेनेंस मार्जिन कितना है, 4.5 लाख रुपए का। अब 10 अक्टूबर आई, उस दिन रेट हो गया 80 रुपए, ये हो गया 75 रुपए, तो लॉस कितना चला गया, 5 लाख रुपए। अब इनिशियल मार्जिन कट के कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए। बट एज पर द कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उनको मेंटेन कितना करना था, मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन कितना रखना था, 4.5 लाख रुपए का मेंटेनेंस मार्जिन रखना था। अब देखिए पानी सर से ऊपर फिर गया, यही मतलब हुआ, पानी सर तक कितना था, 4.5 लाख रुपए, पानी सर से ऊपर निकल गया, तो 4.5 लाख रुपए से ऊपर निकल गया, ये पहुंच गया 2.5 लाख रुपए तक। अब बैंक को घबराहट होने लग गई कि भाई यार ये मिनिमम, ये मेंटेनेंस मार्जिन को ब्रीच कर गया, इसका ना लॉस बढ़ता जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, इससे बात करो, इससे और मार्जिन मंगवाओ, इससे और मार्जिन मंगवाओ। तो अब मार्जिन बैंक बोलेगा मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन, मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन, मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन मींस कि मार्केट के हिसाब से एडजस्टेड मार्जिन, मार्केट जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से मार्केट में प्लस माइनस जो भी मूवमेंट हो रही है, उसके हिसाब से जो मार्जिन हमने मंगवाया उसको बोलते हैं मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन। इसको मंगवाने के 2 तरीके हैं, जो तो आपके स्टॉक एक्सचेंज में फॉलो होता है, स्टॉक एक्सचेंज में जो आपके फ्यूचर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही आपने मेंटेनेंस मार्जिन को ब्रीच किया, चाहे आपका यहाँ पे जो 4.5 लाख रुपए था, जो ये यहाँ पे इनिशियल मार्जिन 2.5 लाख रुपए रह गया, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका यहाँ पे रुपीज 3 लाख 4,49,499 भी रह जाता है, ये 4,49,999, यानी 1 रुपया भी मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाता, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करती, वो क्या करती, वो आपको कहती कि 1 रुपया नहीं सर, आप ये 4.5 लाख रुपए जो आपके ये रह गए हैं ना, आप इनको वापस से रीइंस्टेट करो 7.5 लाख रुपए पे। तो वो मार्जिन कैसे मंगवाएंगी, मार्क्ड टू मार्केट मार्जिन में, वो जो आपका इनिशियल मार्जिन जितना आपका बचा हुआ था उसको रीइंस्टेट कराएंगी,
रीइंस्टेट कराएंगी टू ओरिजिनल ओरिजिनल इनिशियल मार्जिन। मैंने आपको बोला था ना कि इनिशियल मार्जिन से तो ऊपर जाना ही नहीं है हमने। वो आपको बोलेंगे कि सर आपका लॉस इतना बढ़ गया है कि ये लॉस आपका 4.5 अब आपको 4.5 लाख रुपए का रह गया है, 3 लाख रुपए हम आपके ऑलरेडी 7.5 में से काट चुके हैं। तो आपका अब हमारा जो मेंटेनेंस मार्जिन का जो ट्रिगर था, अलर्ट था, वो ट्रिगर हो गया। अब भाई आप जो और मार्जिन हमें डिपॉजिट करवाइए। अब और मार्जिन कितना लेगा वो, 3 लाख 1 रुपए, यानी कि ये 1 रुपए यहाँ पे और 3 लाख रुपए, और ये इसको रीइंस्टेट करके 7.5 लाख रुपए तक वापस पहुंचा देंगे। 7.5 लाख रुपए तक वापस पहुंचा देंगे। ये तो स्टॉक एक्सचेंजेस में जो आप एग्रीमेंट करते हैं उसमें तो ये फॉलो होता है। जो बैंक के साथ आप फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट करते हैं, जो बैंक के साथ आप फॉरवर्ड कवर एग्रीमेंट करते हैं, उसमें ये दोनों चीजें हो सकती हैं। वो आपको अपने बैंक के साथ आप डिस्कस करना पड़ेगा। बैंक टू बैंक वेरी करता है कि बैंक किस तरह से कॉल ले रहा है। अगर तो आपका बैंक ये वाला फॉलो कर रहा है तो आपको 3 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। यानी कि इस एग्जाम्पल में आपको कितने जमा कराने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए, क्योंकि 2.5 लाख पे पहुंच गए थे ना। तो 2.5 लाख से आपको रीइंस्टेट करना पड़ेगा अपना मार्जिन 5 से 7.5 तक, तो 5 लाख रुपए आपको और डालने पड़ेंगे इस एग्जाम्पल में। दूसरा बैंक के पास तरीका क्या रहता है कि वो कहता है कि आप मेंटेनेंस मार्जिन तक ही मेंटेन करो, मिनिमम इतना मार्जिन रखो ही रखो, मेंटेनेंस मार्जिन तक मेंटेन करो। अगर मेंटेनेंस मार्जिन तक मेंटेन करने के वाला सिस्टम है, जिस बैंक में मैं काम कर रहा हूं अभी प्रेजेंटली आज की डेट में, वहां पे यही सिस्टम है कि मेंटेनेंस मार्जिन तक मेंटेन करो। तो वो वहां पे बैंक आपसे कितने मांगेगा, 2.5 लाख। आपका मार्जिन कम होगा कि 2.5 लाख पहुंच गया, पर बैंक ने मिनिमम मार्जिन कितना सेट किया हुआ है, और जो जहां तक बकेट में पानी कितना आना चाहिए वो है 4.5 लाख रुपए तक। वो बैंक ने मिनिमम मार्जिन आपका 4.5 लाख रुपए का सेट किया हुआ है सिस्टम में। तो आपसे बैंक कितना डिमांड करेगा, और कि 2 लाख रुपए सर और जमा कराइए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं नहीं कराता जमा, मैं नहीं कराऊंगा जमा, मेरे को नहीं पैसा देना, तो क्या करेगा बैंक, आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर देगा। आपका एग्रीमेंट उसी समय कैंसिल कर देगा। जो कैंसिलेशन के जो चार्जेस हैं वो तो आपसे रिकवर करेगा ही। आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर देगा, चार्जेस जो आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, और जो आपका जो यहाँ पे 5 लाख रुपए का जो बैंक ऑलरेडी कट कर चुका था इनिशियल मार्जिन में से लॉस, वो आपका लॉस हो ही गया। बैंक जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में, बैंक जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में। इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन, कि आप मार्केट के मेंटेनेंस मार्जिन तो हो गया कि बिलो दैट लेवल हमने जाना नहीं है। मेंटेनेंस मार्जिन मींस बिलो दैट लेवल हमने जाना नहीं है। मार्क टू मार्केट मार्जिन ये हो गया कि हमने अपने मार्जिन को और बुलाया, एक्सपोर्टर से हमने और मार्जिन को कॉल किया, उसको बोला कि भाई और पैसा दीजिए और अपना और मार्जिन डिपॉजिट कराइए, ताकि हम मार्केट के हिसाब से आपका एडजस्टमेंट करते रहे। तो ये सब कुछ किस वजह से कर रहे हैं हम, ये सिर्फ काउंटर पार्टी रिस्क को कवर करने की वजह से कर रहे हैं। और ये बैंक ने बहुत अच्छा वे डिवाइस किया हुआ है, बैंक ने क्या, स्टॉक एक्सचेंजेस ने भी। और ये इंटरनेशनली फॉलोड वे है, हर इंटरनेशनल मार्केट में भी एमटीएम इसी तरह से फॉलो किया जाता है, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इसी तरह से अपने आप को सेफ गार्ड करती हैं कि कोई काउंटर पार्टी रिस्क बिल्कुल भी ना रहे। इसके अंदर बैंक जीरो रिस्क पे है, उसको कोई रिस्क नहीं है। मेंटेन इनिशियल मार्जिन अगर अगर मान लीजिए, अगर आप एक और सिचुएशन समझिए, अगर आपके बैंक में मेंटेनेंस मार्जिन ना होता, मेंटेनेंस मार्जिन ना होता तो क्या होता। तो मान लीजिए 25 अक्टूबर को ये जो स्पॉट रेट है हाइपोथेटिकली 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया हाइपोथेटिकली। एग्रीमेंट कितने का था, 75 रुपए का। तो 100 माइनस 75, लॉस, नोशनल लॉस कितना है, 25 लाख रुपए का। इनिशियल मार्जिन कितना लिया था, 7.5 लाख रुपए। साफ हो गया, वो तो जीरो हो गया, इनिशियल मार्जिन तो सारा काट लिया बैंक ने, मेंटेनेंस मार्जिन था ही नहीं। बैंक फिर क्या होगा, आप एक्सपोर्टर हैं, आप कहते हैं कि जो करने कर लो, मैं अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं करता, मैं तो अपने $1,00,000 जो है वो 100 रुपए के हिसाब से बेचूंगा। वो कितने पे बेच देगा, $100 100 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपए की वो बेच देगा। पहले उसने आपके साथ एग्रीमेंट कितने पे किया हुआ था, उसने एग्रीमेंट किया हुआ था 75 लाख रुपए पे। ठीक है, तो नेट में उसको बेनिफिट कितना है, 25 लाख रुपए का। 7.5 लाख रुपए आपने उसके ये वाले गायब कर दिए अपने मार्जिन से, तो माइनस 7.5 लाख रुपए ये, और उसको 17.5 नेट जो है 17.5 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया एक्सपोर्टर को। वो तो यही सोचेगा ना एक्सपोर्टर कि कैंसिल कर दो, आप ले लो 7.5 लाख रुपए, मेरे को तो वैसे भी 17.5 लाख रुपए का, अगर मैं आपके साथ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं 75 लाख रुपए कमाऊंगा, कहाँ मैं अब 17.5 लाख रुपए और ऊपर कमा रहा हूँ, तो आप 7.5 लाख रुपए काटना काट लो। अगर ये मेंटेनेंस मार्जिन ना होता तो ये सिचुएशन बन सकती थी, बट मेंटेनेंस मार्जिन आने की वजह से जैसे ही वो जो लॉस है 4.5 लाख रुपए से नीचे गया, ट्रिगर कॉल चली गई।
ट्रिगर कॉल चली गई, सारे बैंक के एम्प्लॉइज एक्टिव हो गए, वो साथ के साथ क्लाइंट को फोन करने लग गए कि सर अपना मेंटेनेंस मार्जिन दीजिए, 2 लाख रुपए दीजिए, 2 लाख रुपए दीजिए। जैसे ही आपने कॉल की, आपको एक्सपोर्टर की इंटेंशन पता लगी कि एक्सपोर्टर किस इंटेंशन पे बैठा है, वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कीजिए, अपने कैंसिलेशन चार्जेस डिडक्ट कीजिए, और अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आप भी कोई प्रॉफिट लॉस पे नहीं। ठीक है, जो लॉस है वो एक्सपोर्टर को ही है, राइट। तो एक्सपोर्टर में टेक्निकली कोई प्रॉफिट लॉस पे नहीं है, क्योंकि वो तो डॉलर अगर बढ़ा हुआ है तो वो तो उतने रेट पे मार्केट में बेच देगा, उसको तो सिर्फ कैंसिलेशन चार्जेस का लॉस है। तो इस तरह से मेंटेनेंस मार्जिन बहुत ज्यादा जरूरी है बैंक के अंदर रखना। तो ठीक है, तो ये तो टॉपिक आपको क्लियर हो ही गया होगा ना सारा। तो जब भी आप बैंक की सैंक्शन लेटर्स वगैरह पढ़ते हैं, जब भी आप बैंक की सैंक्शन लेटर्स वगैरह पढ़ते हैं, राइट, तो वहां पे बैंक्स ने फॉरवर्ड कवर की, जैसे फॉरवर्ड कवर लिखा होता है लिमिट को, या वॉर लिमिट लिखा होता है, LER, ये अभी इनकी फुल फॉर्म नहीं मेरे को पता, ऐसे LER लिमिट लिखा होता है। ये सारी फॉरवर्ड कवर्स लिमिट ही है कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये लिमिट को वो कैसे लिखता है बैंक? वो लिखता है लिमिट को, फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए, या फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल को ऐसे लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल उन्होंने बैंक ने लिख दिया 8 लाख रुपए। ये बैंक ने 8 लाख रुपए की अमाउंट को वहां पे प्रेजेंट कर दिया एक्सपोजर टेबल में, जो आपका सैंक्शन लेटर में टेबल बनाया होगा ना कि हमने क्या क्या फैसिलिटी दी है, वहां पे फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए लिख दिया उन्होंने, या इसको लगा लीजिए कि 10 लाख रुपए लिख दिया, 10 लाख रुपए लिख दिया। अब आप बोलेंगे कि सर जो ये वार लिमिट या LER लिमिट या जो फॉरवर्ड कवर लिमिट बैंक ने सैंक्शन लेटर में लिखी होती है कि 10 लाख रुपए, ये क्या रिप्रेजेंट करती है 10 लाख रुपए? क्या ये 10 लाख रुपए का ये मीनिंग है कि मैं 10 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकता हूँ? वो कैसे मतलब? जैसे $1 लाख का हमने लास्ट एग्जाम्पल उठाई थी, $1 लाख इंटू 75 पे, ये तो बन गया था 75 लाख रुपए, ये तो बन गया था 75 लाख रुपए। तो अगर मेरी 10 लाख की लिमिट सेट है, तो दैट मीन्स कि मैं 75 लाख रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट बुक कर ही नहीं सकता, मैं तो मैक्सिमम ये 10 लाख तक की बुक कर सकता हूँ। क्या ये मीनिंग होता है? जी नहीं। जो बैंक आपकी सैंक्शन लेटर में लिमिट आपको सेट करके देता है 10 लाख रुपए, इसका ये मीनिंग नहीं होता कि आप इतने तक का कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है आपका इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन। अगर ये इनिशियल मार्जिन आपका 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो जो ये 10 लाख रुपए हैं, ये आपके 1 करोड़ का 10%, यानी कि 10 लाख रुपए, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 लाख रुपए। समझ गए आप मेरी बात? ये 10 लाख रुपए इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर आपने 10 लाख रुपए लिखा हुआ है और अगर आपका बैंक 10% का इनिशियल मार्जिन रखता है, तो दैट मीन्स आप 1 करोड़ तक की वैल्यू के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बुक कर सकते हैं। 1 करोड़ की वैल्यू तक के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आप 6 महीने का रख लो, चाहे 12 महीने के बुक कर लो, चाहे 2 साल के बुक कर लो, चाहे 3 साल के बुक कर लो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस हिसाब से बुक करना है, तो आपको अलग अलग के हिसाब से अलग अलग रेट मिल जाएगा। तो ये मीनिंग होता है। तो बेसिकली ये 10 लाख रुपए, जो 10 लाख रुपए है वो आपकी मार्जिन अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्योंकि ये इनिशियल मार्जिन है, ये इनिशियल मार्जिन है, तो जैसे मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में पहले ही समझा चुका हूँ कि जो ये इनिशियल मार्जिन है, ये आपसे बैंक कैश में भी ले सकता है, और रेयर केस में अगर आप बहुत अच्छे कस्टमर है बैंक के, तो आपसे ये प्रॉपर्टी बैक्ड भी ले सकता है इनिशियल मार्जिन। तो समझ गए आप इस बात को? ये प्रॉपर्टी मार्जिन प्रॉपर्टी बैक्ड भी रख सकता है आपसे, कैश में नहीं भी ले सकता। बट जो मेंटेनेंस मार्जिन रहता है, जो ये मार्क टू मार्केट मार्जिन हमने डिस्कस किया, ये हमेशा कैश बैक्ड ही रहेगा। इसके लिए बैंक हमेशा आपसे कैश में ही मांगेगा पैसा, राइट। तो ये चीज, ये सिनेरियो रहता है। तो बेसिकली जो ये इनिशियल मार्जिन है ना हमारे पास, इनिशियल जो मार्जिन है, इनिशियल जो मार्जिन है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है बैंक का अंदाजा, बैंक का अंदाजा कि जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, वो कितने परसेंट फ्लक्चुएट कर सकती है एग्रीमेंट पीरियड में, एग्रीमेंट पीरियड के दौरान। ये इनिशियल मार्जिन हमारा ये चीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही इनिशियल मार्जिन को हमने एज अ लिमिट बना के अपने एक्सपोजर टेबल में सेट किया होता है। तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा, मेरे हिसाब से तो मैंने इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा कि आपको जो कल को दिक्कत करे।
और ये आप प्रैक्टिकली लगा के चलिए, बहुत कम लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। जब वो आप बैंक में से अगर आप 50 बंदे काम कर रहे हैं आपकी लोकेशन में, तो 50 में से 90% लोगों को, 45 लोगों को इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। ये मैं आपको रिटर्न में देने को तैयार हूँ, आप पूछ भी लेना। मैं 45-50 लोग वो कह रहा हूँ जो प्रोफेशनल है, जो सेल्स टीम में है, या जो अपना क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं। उनको ये प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, बैंक में बैठे बैठे भी चाहे 5 साल भी हो गए हों काम करते करते, उनको तब भी ये चीज़ की नॉलेज नहीं रहती। बस बहुत रेयर लोगों को नॉलेज होती है, बट क्योंकि आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक सुना है, तो आपको इसके बारे में आपको सारी नॉलेज है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को फुली इंजॉय किया होगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपने इस लेक्चर की बना ली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, फॉरेन करेंसी टर्म लोन, जो एक अनदर प्रोडक्ट है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। तो अब हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। थैंक यू।